शापित घड़ी और खिड़की के बाहर मौत की परछाई। पार्ट 1 यहाँ स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। रात का समय, गांव की ठंडी हवाएं और अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसे लोग मौत का घर कहते थे। कहा जाता था जो भी इस घर के पास जाता उसकी मौत 7 दिनों के भीतर हो जाती। शहर से आया 14 साल का आरव छुट्टियों में अपने नाना के घर रह रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक 7 दिन अब शुरू होने वाले हैं। पहला सामना शाम को दोस्तों के साथ खेलते हुए उसकी नजर उस पुराने घर पर पड़ी। खिड़की के अंदर कोई सफेद आंखों वाला चेहरा उसे घूर रहा था। उसने घबराकर अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने देखा? वहां कोई खड़ा था। दोस्त चुप हो गए और एक ने कहा, वो रिया है, वो मर चुकी है। जो भी उसे देख लेता है उसका 7 दिन में अंत हो जाता है। रात को आरव बार बार खिड़की के बाहर झांकता रहा लेकिन कुछ नहीं दिखा, मगर नींद में उसे वही चेहरा फिर दिखा। पीली मुस्कान, सफेद आंखें और खून से सने हो। सुबह आरव ने नाना के कमरे में एक पुरानी लकड़ी की घड़ी देखी जिस पर लाल रंग से लिखा था 7 दिन। नाना ने उसे झट से बंद कर कहा, बेटा ये घड़ी मत छूना, इसे उसी शापित घर से लाया गया था। जो इसे देख लेता है उसके 7 दिन गिने जाते हैं। पर अब देर हो चुकी थी। रात को घड़ी अपने आप चलने लगी जबकि उसमें बैटरी ही नहीं थी। परछाई करीब आई। आधी रात को खिड़की के बाहर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। आरव ने डरते डरते पर्दा हटाया। वही लड़की बाहर खड़ी थी, लाल कपड़े, सफेद आंखें और चौड़ी मुस्कान। उसने धीमे स्वर में कहा, 7 दिन बाद तुम मेरे हो जाओगे। आरव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने खिड़की बंद कर ली लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। आरव ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। पता चला वह लड़की रिया थी। 7 साल पहले उसी घर में आग लगी थी और रिया जलकर मर गई थी, मगर मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। गांव वाले बोले अगर वो दिखाई दे जाए तो 7वें दिन मौत तय है, उससे बचना नामुमकिन है। आरव के शरीर पर अजीब खरोंचें बनने लगीं। हर सुबह नए निशान। नींद गायब हो गई थी। घड़ी की टिक टिक उसके कानों में गूंजती रहती थी। उस रात उसने सपना देखा। रिया उसके कमरे में खड़ी थी और कह रही थी, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तैयार हो जाओ। नाना ने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। तुम्हें उस घर में जाकर उसकी आत्मा का सामना करना होगा, वरना 7वें दिन उसका हक तुम पर होगा। आरव के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो भाग जाए या उस घर का सामना करे। उसने हिम्मत की और रात को अकेले उस शापित घर में चला गया। घर के अंदर अंधेरा, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान और बीच में वही घड़ी जिसकी सुइयां तेजी से घूम रही थीं। मौत की रात 12 बजते ही हवा ठंडी पड़ गई। अचानक दरवाजा बंद हो गया। रिया की परछाई सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब देर हो गई है, उसने कहा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी आत्मा, ताकि मैं फिर से जी सकूं। वह उसकी तरफ झपटी। तभी आरव को नाना की कही बात याद आई। अगर उसकी आंखों में देखकर उसका नाम पुकारोगे तो वो कमजोर हो जाएगी। आरव ने जोर से चिल्लाया, रिया, रिया, तुम इंसान थी, तुमको शांति चाहिए, बदला नहीं। अचानक कमरे में जोरदार रोशनी फैल गई। रिया चीखते हुए पीछे हट गई। उसका चेहरा पिघलने लगा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। घड़ी टूटकर गिर गई और टिक टिक रुक गई। 7वां दिन खत्म हो चुका था। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले आए। घर शांत था। आरव जिंदा था, मगर उसके हाथ पर वो खरोंचें हमेशा के लिए रह गईं, जैसे मौत ने उसे छुआ हो। पर कहते हैं वो घड़ी फिर से कहीं चल पड़ी है और किसी नए शिकार की तलाश में है। क्या लॉकडाउन की शुरुआत साल 2020। पूरे देश में सन्नाटा था।
सड़कें सुनसान, गलियां खाली, हर घर अपने अंदर कैद। लेकिन इस कहानी का असली डर वायरस नहीं, बल्कि उससे जुड़ा कुछ और था। यहाँ स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है, उस जगह पर ना खाने का ना पीने का कोई साधन नहीं था, और उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है जो कभी अपने अपने जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की होगी। और यहाँ स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। गांव के किनारे एक पुराना मकान था, जिसमें मोहन, उसकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा अंकित रहते थे। मकान बड़ा था लेकिन बरसों पुराना। लॉकडाउन के दौरान तीनों उसी मकान में फंसे हुए थे। पहली रात सुनीता ने रसोई में अचानक बर्तन गिरने की आवाज सुनी। वो दौड़ कर गई, लेकिन रसोई पूरी तरह खाली थी। सिर्फ इतना हुआ कि वहां से एक अजीब सी ठंडी हवा निकली और उसके कानों में किसी की खांसी गूंजी। वो डर गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ दिनों बाद बेटा अंकित कहने लगा, मम्मी, मुझे रात को मास्क वाला अंकल खेलने आता है। वो कहते हैं कि अगर मैं उनके साथ जाऊं तो मुझे कभी नहीं मारेंगे। सुनीता और मोहन डर गए। उन्होंने समझाया कि बेटा सपना देख रहा होगा, लेकिन अंकित जिद करता रहा। वो अंकल सच में आते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल लाल हैं। एक रात मोहन ने खुद देखा, अंकित के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से फुसफुसाहट आ रही थी। वो ध्यान से सुनने लगा, अंकित, सांस लो, मेरे साथ चलो, और साथ ही खांसी की खतरनाक आवाज। मोहन ने दरवाजा तोड़कर खोला तो कमरा खाली था। अंकित सो रहा था, लेकिन उसकी छाती बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई उसकी सांस खींच रहा हो। अब पूरा घर अजीब हो गया। दीवारों पर नमी की जगह इंसानी हथेली के निशान उभरने लगे। रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती और हर जगह खांसी की आवाज गूंजती रहती। एक दिन सुनीता ने आईने में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो इंसान नहीं था। चेहरे पर मास्क, आंखें धुंधली लाल और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे सुनीता की तरफ बढ़ा और बोला, ये घर अब मेरा है, अब सांसें भी मेरी हैं। लॉकडाउन के 10वें दिन रात को पूरा घर कांपने लगा। पंखे अपने आप घूमने लगे, दरवाजे धड़धड़ाने लगे, और रिया, गांव की पड़ोसन ने बाहर से देखा कि मकान की खिड़कियों में लाल रोशनी जल रही है। अंदर मोहन और सुनीता ने देखा, अंकित बिस्तर पर बैठा है, लेकिन उसकी आवाज किसी और की है। वो बोला, पापा, मम्मी, अब मुझे सांस नहीं चाहिए, अब मैं भी उन्हीं के साथ रहूंगा। और उसी वक्त कमरे के कोनों से दर्जनों मास्क पहने हुए परछाइयां बाहर निकल आईं। सबने मिलकर कहा, कोरोना मौत का मेहमान है और अब ये घर भी हमारे साथ रहेगा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मकान का दरवाजा खुला मिला, लेकिन अंदर फर्नीचर टूटा पड़ा था, दीवारें जल चुकी थीं और फर्श पर सिर्फ मांस पड़े हुए थे। परिवार का कोई निशान नहीं था। आज भी वो मकान वीरान है। कहते हैं रात को वहां से खांसी और बच्चों की हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई बहुत देर तक सुने तो उसके कानों में धीरे से फुसफुसाहट गूंजती है, सांस लो, मेरे साथ चलो। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप अकेले में हो तो आप भी इस स्टोरी से दूर हो जाओ। राजस्थान के अलवर जिले में एक बहुत पुराना घर था, सेठ मथुरालाल हवेली। यह हवेली 80 सालों से बंद थी, क्योंकि कहते हैं कि इसकी एक कोठरी में कुछ ऐसा है जो अब भी सांस लेता है और जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। अमन, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली पर फिल्म बनाने पहुंचा। उसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। भूत वूत कुछ नहीं होता, लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन गांव वालों ने चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना, खासकर तीसरे मंजिल के उस कमरे में कभी मत घुसना जहां लोहे की जंजीर से दरवाजा बंद है। भाग 2। हवेली के अंदर अमन और उसकी टीम, नेहा, रवि और जिया, कैमरा, लाइट्स और साउंड रिकॉर्डर के साथ हवेली में घुस गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। दीवारों पर जाले, धूल और पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे,
सबका ध्यान एक अजीब दरवाजे पर गया। भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पर मोटी लोहे की जंजीरें लिपटी थीं और उसके बाहर भस्म से बनी लकीरें खींची हुई थीं। नेहा बोली, कहीं ये सच में तंत्र विद्या से बंद तो नहीं? अमन ने हंसते हुए कहा, चलो खोलते हैं, कुछ अच्छा फुटेज मिलेगा। भाग 3। दरवाजा खुलता है। जब अमन ने जंजीर को छुआ, उसकी उंगली कट गई और खून बहा। तभी दरवाजे की जंजीरें अपने आप खुल गईं। सबने देखा, कमरा पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन उसकी दीवारों पर नाखूनों से खरोंची गई लकीरें थीं और बीच में एक पुरानी लाश जैसी चीज बैठी थी जिसकी आंखें बंद थीं। जिया चीखी, ये तो किसी को तांत्रिक तरीके से जिंदा गाड़ा गया है। रवि ने रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी एक जोर की चीख गूंजी, मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भाग 4। जंजीर का श्राप। उस रात के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। नेहा को रात में दरवाजे पर कोई खरोंचता दिखता, जिया बड़बड़ाने लगी और रवि को लगा कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। एक रात अमन को सपना आया, वो वही कमरा है, वही जंजीर, और एक आदमी कह रहा है, मैं रघु पंडित हूं, मुझे तंत्र से बांधा गया था क्योंकि मैंने मृत्यु को जीतने की कोशिश की थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब या तो मेरी जगह खुद को दो या सबको खो दो। भाग 5। एक को देना होगा बलिदान। नेहा और रवि की रहस्यमयी मौत हो गई। एक को सीढ़ियों से गिराकर और दूसरे को छत से फांसी लगाकर। जिया पागल हो चुकी थी। अमन अकेला बचा। वो फिर उस कमरे में गया। देखा, वहां अब रघु पंडित की आंखें खुल चुकी थीं और उसकी जंजीरें जमीन पर पड़ी थीं। रघु बोला, अब तुम मेरी जगह ले सकते हो, जंजीरें वापस बांध लो खुद पर। अमन के पास 2 विकल्प थे, भाग जाना और किसी और को मरने देना, या खुद को कैद कर लेना। उसने जंजीर उठाई और खुद को बांध लिया। भाग 6। नई अफवाहें। अब हवेली फिर से बंद है, कोई नहीं जाता, लेकिन गांव वालों का कहना है अब हर पूर्णिमा को हवेली के तीसरे मंजिल से जंजीर खनकने की आवाज आती है। और अब आवाज एक नहीं, 2 हैं। सिका, शरीर मेरा, आत्मा उसकी। एक श्राप जो अब खुद इंसान बन चुका है। विशाल ने सिका जंगल में जाकर एक आत्मा को जगा दिया था, तांत्रिक सिका की आत्मा, जो वर्षों से अपनी राख और हड्डियों के साथ बंद थी। विशाल ने तांत्रिक के अवशेषों को जलाकर उसे मुक्त किया, लेकिन अंतिम पंक्ति ने डर पैदा कर दिया, जिसने मेरी राख को छुआ उसकी आत्मा मेरी हो चुकी है। अजीब बदलाव सिका जंगल से लौटने के बाद विशाल की जिंदगी बदल गई। पहले वह हंसमुख और चुलबुला लड़का था, अब वह शांत, गंभीर और अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगा था। रात को अक्सर उसकी आंखें खुद ब खुद खुल जाती थीं और वह कागजों पर कोई अजीब आकृतियां बनाता। सबसे अजीब बात, उसकी हथेली पर धीरे धीरे एक त्रिकोण तांत्रिक चिन्ह उभरने लगा था। उसकी मां ने पंडित को बुलाया। पंडित ने विशाल को देखते ही कहा, यह अब अकेला नहीं रहा, कोई और इसमें बस चुका है। तंत्र विद्या का पुनर्जन्म। विशाल अब खुद तांत्रिक किताबें पढ़ने लगा, जो उसने कभी छुई भी नहीं थी। उसे वे मंत्र याद आने लगे जो सिका के जमाने के थे। कभी कभी वह अपने कमरे में आग के चारों ओर बैठकर कुछ साधना करता। एक रात उसने अपनी मां से कहा, मुझे वो जंगल वापस जाना है, मुझे कुछ अधूरा काम पूरा करना है। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी, चेहरा पहले जैसा नहीं दिखता था। विशाल वापस सिका जंगल गया, उसी जगह जहां उसने राख जलाई थी, पर इस बार जंगल वैसा नहीं था। अब वहां पेड़ झुके हुए थे और जमीन पर राख से बनी आकृतियां उभरी हुई थी, जैसे वहां कोई फिर से यज्ञ कर रहा हो। विशाल वहां बैठ गया और बोलने लगा, अब मैं तुझे सिर्फ आजाद नहीं करूंगा, अब तू और मैं एक हो जाएंगे। और तभी जमीन फटी और एक धुआंधार शरीर वहां से बाहर निकला। वहीं पर छाई सिका। सिका की आत्मा ने कहा, तू मेरे शरीर को जलाकर मुझे मुक्त समझ बैठा, पर तूने मेरी राख को छुआ। अब मैं तुझ में जी रहा हूं और अब हम दो नहीं, एक हैं। विशाल चीखने लगा, पर अब वो खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसके शरीर पर तांत्रिक चित्र बनते चले गए और उसकी आवाज 2 भागों में बढ़ गई, एक इंसानी, दूसरी भूतिया। गांव में अजीब मौतें होने लगी। एक आदमी जो जंगल में लकड़ी काटने गया, उसका शरीर पेड़ से उल्टा लटका मिला। एक औरत जो रात को जंगल की तरफ गई,
उसकी आंखें जली हुई थी पर शरीर साबुत। हर लाश के पास एक ही चीज मिलती, त्रिकोण तांत्रिक निशान और राख की हल्की परत। लोगों ने कहा सिका लौट आया है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, अब वो विशाल के शरीर में है। पंडितों और तांत्रिकों ने मिलकर विशाल को पकड़ने की योजना बनाई। वे उसे जंगल में घेरकर उसके शरीर से आत्मा निकालना चाहते थे। पर जब वे पहुंचे, विशाल पहले से वहां मौजूद था, माथे पर राख, आंखों में आग और हाथ में तंत्र मंत्र की माला। वो बोला, अब मुझे रोका नहीं जा सकता। सिका अब सिर्फ आत्मा नहीं, शरीर बन चुका है। उस रात आग लगी जंगल में, गांव में, और कई लोग मारे गए। विशाल या सिका, दोनों में से कोई नहीं मिला। भाग 7। आज भी, अब भी गांव के लोग कहते हैं, जो भी उस जंगल के अंदर अकेला जाता है उसे एक लड़का दिखाई देता है, लाल आंखों वाला, जो पूछता है, क्या तुम अपने भीतर मुझे जगह दोगे? और अगर किसी ने हां कह दिया तो समझो एक नया सिका जन्म ले चुका है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट में बताना कि इसका पार्ट 2 सूरज। हॉरर स्टोरी 173 सब्सक्राइब।